हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बचा हुआ पोर्शन कवर अप करने वाले हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, फिर से सुनिए, अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आपको वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं छूटती हैं तो भाई वेल एंड गुड, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कवर अप कर लूँ। पर सोचते तो हम कुछ और है, होता तो कुछ और है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये पूरा वीडियो बना चुका था ये वाला और अपने आप पॉज हो गया था, तो मैं दोबारा से ना लिख के इसी में आपको समझा दे रहा हूँ। रीजन बीइंग दैट कि भाई इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मौका मिले मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे अभी चाहे कुछ देर बाद पर मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी। क्या हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल के पास मतलब कितने तरीके से वो एनर्जी को पोजेस कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसको आज़ादी मिल रही है। किस बात की आज़ादी? एनर्जी रखने की आज़ादी। जैसे आप अपने घर में होते हो तो आपको आज़ादी मिलती है ना। आपको कौन सी आज़ादी मिलती है? मान लो पापा नहीं है तो आप घर पे कोई नहीं है तो आप फुल आज़ाद रहते हो। घर पे मम्मी है तो आप थोड़े से बंदिश में आ जाते हो, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर कोई खूंखार आदमी जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो अगर वो घर में आ चुका है तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई एकदम से जीरो हो जाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि एक मॉलिक्यूल अपने पास कितने तरीके से एनर्जी रख सकता है ये तो बात हो गई। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कौन कौन सी एनर्जी वो रख सकता है भाई? ट्रांसलेशनल रखता है, रोटेशनल रखता है और वाइब्रेशनल रखता है। टीई मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी, आरई मतलब रोटेशनल एनर्जी, वीई मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी। अब दूसरी बात आपको समझाने के लिए बता दो कि भाई वाइब्रेशनल हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। एक फॉर्मूला जो लोकल फॉर्मूला है मतलब वैलिड नहीं होता है, वो सिर्फ मोनो और डाई के लिए वैलिड होता है। वो आपके पास ये है F बराबर 3a-r, जहां पे a आपको बोलता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, r नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बता देता है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा आपको याद करने वाला पोर्शन है। जैसे मोनो एटॉमिक है, आपके पास सिर्फ एक एटम की गैस है, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सारे के सारे आपके मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अब कैसे मैं आपको थोड़ा सा फील करा सकता हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो भाई वो या तो x में मूव कर सकता है, या तो y में मूव कर सकता है, या तो z में मूव कर सकता है। वो रोटेट, उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगी नहीं, और वाइब्रेशनल की बात हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो मोनोएटॉमिक अगर गैस है तो उसके पास कितने डिग्री मतलब कितने टाइप की एनर्जी होगी भाई? 3 टाइप की एनर्जी होगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 हो जाएगा। यहां तक आई होप आपको बात क्लियर हुई। बात आई डाईएटॉमिक गैस की। डाईएटॉमिक में देखो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, क्यों? अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा। डाईएटॉमिक में आपको एक रिजिड मिलेगा और एक नॉन रिजिड मिलेगा। रिजिड का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो आपका 5 होता है और नॉन रिजिड का 7 होता है। इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं तो आपको ये डेटा याद भी हो। अब 5 और 7 में देखो यहाँ पे वो वाइब्रेशनल भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे वाइब्रेशनल नहीं होता है। मैं आपको और चीज बताता हूँ कि रिजिड और नॉन रिजिड में हमने कैसे सोचा है। देखो रिजिड वाला आपका जो होता है भाई ऐसा है कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर पे अभी हम लोग वाइब्रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब ध्यान सुनिएगा, 5 कैसे हुआ भाई? या तो ये आपका x में जा सकता है, सॉरी x ये होता है, या तो ये x में जा सकता है, या तो ये y में जा सकता है, और या तो ये z में जा सकता है। ये हो गए 3 टाइप के ट्रांसलेशनल एनर्जीज। अब रोटेशनल की बात हुई तो भाई इसे आप ऐसे घुमा सकते हो, या तो इसे आप ऐसे घुमा सकते हो। ये 2 ही तरीके से घुमा सकते हो, तीसरे तरीके से नहीं घुमा सकते हो। ध्यान से समझिएगा, अगर ये इस प्लेन में है तो आप इसे y एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, है ना। यहाँ पे पकड़ के इसे y एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, या इसे आप z के अबाउट घुमा सकते हो, पर इसे आप x के अबाउट नहीं घुमा सकते। खुद सोचो ना यार, अगर आप इसे x के अबाउट घुमाओगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो उसी पे आ जाएगा। आई मतलब मास की दूरी है वो उसी लाइन पे आ जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो यहाँ पे आप उसे उस तरीके से घुमा नहीं सकते। इज दैट क्लियर? इसलिए 5 होता है। यहाँ पे सर 7 कैसे हो गया? मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि ये हाई टेम्परेचर पे होता है, आपको याद करके रखना है। यहाँ पे वाइब्रेशनल 2 इंक्लूड हो जाती हैं। अब आता है ट्राईएटॉमिक में। तो ट्राईएटॉमिक में अपने पास 2 होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है बेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास क्या हो जाता है? एक होता है लीनियर के CO2 या XgF2 भी आपका हो जाता है, और बेंट पे आपका H2O हो जाते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में ढेर सारी बातें की हुई हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे ट्राईएटॉमिक का जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। हम कैसे याद करेंगे? देखो भाई, ट्राई एटॉमिक आपका लीनियर के ही डाई एटॉमिक के ही तरीके से होता है, और डाई एटॉमिक, और इसको आप एक तरीके से मान लो तो जैसे ये एनर्जी पोजेस करता है वैसे ये भी करेगा, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आता है। सेम तरीके से इसके पास 3 ट्रांसलेशनल होगी और 2 रोटेशनल होगी, और बाकी जो बचती है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी वाइब्रेशनल होती है। अगर एक्चुअल बात की जाए तो इन दोनों की 9 होती है। ठीक, चलिए अब इसकी बात करें ट्राई एटॉमिक की। तो भाई ट्राई एटॉमिक की अगर आप ध्यान से सुनो तो ट्राई एटॉमिक के पास 6 आता है। 3 आपका ट्रांसलेशनल होता है, 3 आपका रोटेशनल होता है, और 2 आपका 3 आपका वाइब्रेशनल हो जाता है। वाइब्रेशनल को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर एक फॉर्मूले की बात करें तो भाई एक जनरल फॉर्मूला आता है F बराबर 3 टाइम्स ऑफ n। यहाँ पे n आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये आपको जो देता है, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी तीनों ही देखने को मिलती हैं। यहां तक की बातें आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको याद रह गया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सवालों को करने में या आगे के कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने में। हम आगे पढ़ने वाले हैं गामा के बारे में, गामा भी यहीं से आएगा, और आपका होता है CP/CB, वो भी यहीं से आएगा। तो आप अगर इसको याद करके रखे हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर हम CP ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, CB ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, गामा ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। हम लोग इसको लेके ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ठीक, तो आपको ये याद हो, क्लियर, याद रह जाएगा, प्रॉमिस? चलो ठीक है, नोट करिए पहले। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि अपना है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट या आपने स्पेसिफिक हीट, ध्यान से सुनना फिर से, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या आपको ये नाम जाना पहचाना लग रहा है? सुना ऐसा कुछ कि सर ऐसा ही कुछ तो हमने सुना है पर ये नहीं सुना है? तो आप बिल्कुल सही हो। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो एग्जैक्टली आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। पहले ये बताओ कहाँ सुना हुआ है? कैलोरीमेट्री में, वहां पे आप स्पेसिफिक हीट समझते थे। अब यहाँ पे मोलर वर्ड क्या आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा कि भाई गैस है, गैस आपको पता नहीं होगा उसका मास कितना है, तो आप उसे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में क्या करते हो? समझते हो, है ना। तो यहाँ पे इसलिए एक टर्म आ गया मोलर। अब कैसे है, अब डिफाइन है, ध्यान से लिखिएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। कि आपको 1 मोल गैस दे दी जाएगी, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। जितना पहले था उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। आप जितनी हीट उसे दोगे वही क्या कहलाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक, सॉरी, अब मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में आपने गैस को भर दिया। ठीक है, ऐसे आपने कंटेनर में गैस को भर दिया। अब आप कंटेनर को हीट कर रहे हो, तो इस कंटेनर में आपने कितना गैस भरा है? भाई 1 मोल गैस भरा है। इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना कितना भाई? डेल्टा T जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस करना है। तो आप जो हीट दोगे उसे ही क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। सिंबल क्या है? C है। सिंबल क्या है इसका? C है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पास, वैसा ही सब कुछ चलेगा, आपके पास n मोल ऑफ गैस है। मैं बोलूं ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास n मोल ऑफ गैस है। कितने गैस के मोल है भाई? n मोल है। इसका टेम्परेचर आपको T बढ़ाना है, डेल्टा T करना है, तो क्या करोगे? तो मैंने बोला इसको 2 स्टेप में तोड़ लेते हैं। हमें पता है कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा। पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा ये था कि हमने माना कि एक अपने पास कंटेनर है, इस कंटेनर में अपने पास गैसेज हैं, और गैस जो है वो n मोल है। कितने मोल है? वो आपका n मोल है, और इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो अब हम कितनी हीट देंगे? अब आप दिमाग लगाओ यूनिटरी मेथड से कि भाई अगर 1 मोल होता, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता, तो हम C हीट देते।
लेकिन 1 मोल नहीं है, वो n मोल है। n मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे भाई यहां पे जो हीट देंगे डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा NC। ठीक, अब यहां पे मान लीजिए आपने n मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आपको पता चला कि मेरे को इतनी हीट देनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचो कि आपके पास n मोल है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ाना है, इस बार सेकेंड स्टेप में आपको उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, यानी जो डेल्टा T पे बढ़ाना है, और वही n मोल आपके पास है गिवन। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी भाई? यहां से ध्यान से सुनना, n मोल तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए NC हीट देनी पड़ रही है, n मोल है उसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाने के लिए डेल्टा T टाइम्स और हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा Q बराबर NC इंटू डेल्टा T। इज दैट क्लियर? ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, समझ आया? अरे बोलो। देखो 2 स्टेप में मैंने बोला तोड़ लो भाई। पहला स्टेप क्या था? ये था। दूसरा स्टेप ये था। पहले जितनी भी गैस है सबका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट लग रही है वो देख लो। हमने बोला कि अच्छा 1 मोल होता तो मेरे को देना पड़ता C हीट, n मोल है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए NC देना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि ठीक है n मोल का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस, अगर वही टेम्परेचर मुझे डेल्टा T बढ़ाना होगा तो भाई 1 के लिए इतना देना पड़ रहा है तो डेल्टा T के लिए NC इंटू डेल्टा T देना पड़ेगा। ये आपको क्या मिला? आपको मिला मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। अब यहां पे अपने पास, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको 2 टाइप की मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ाई जाती है। एक आपके पास होती है ना मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा सर हमने तो सॉलिड वाले में तो नहीं पढ़ा था। अब खुद आपके दिमाग में आपने जो डाउट आया उसका आंसर आपने खुद दे दिया। सर वो कैसे हमने दे दिया? आपने क्या बोला अभी कि सर सॉलिड में तो हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि भाई सॉलिड का प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन अगर आप खुद सोचो, आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा, अगर मैं इसको मिटाऊं और आप ही के जो आपने बोला उसी की मैं बात करूं, तो खुद आप सोचो कि भाई अभी मैं इस कंटेनर को मैं बंद करके रखा हूं तो क्या चीज फिक्स हो गई है? सोचो, आप इस कंटेनर में कुछ गैसेस भरे हो, मैं बता रहा हूं 2 क्यों पढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे दोनों के बारे में। मान लो आपने यहाँ पे n मोल ऑफ गैस भर दी है, ठीक है, और आपको इसका टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज करना है। ठीक, आप हीट दोगे। अब भाई ये बताओ, आपको कंटेनर तो बंद है, डब्बा बंद, और डब्बा बंद तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो तो आपने फिक्स कर दी ना, नंबर ऑफ मोल्स। भाई डब्बा बंद है तो ना तो मोल्स बाहर से अंदर आएंगे, ना तो बाहर से अंदर आएंगे, ना तो अंदर से बाहर जाएंगे। ये भी बात सही है। तो यानी आपका n भी फिक्स हो गया। आपने पढ़ा नहीं था कि अगर वॉल्यूम फिक्स होगा तो आप हीट जो ले रहे हो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नहीं होगा? खुद सोचो। और लॉजिकल बात बताता हूं, आप हीट दिए जा रहे हो तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से वो दीवार पे जाके खट 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 मारेंगे, जोर जोर से मारेंगे, तो प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? आपने पिछले लेक्चर में बात की थी ना कि भाई प्रेशर जो है वो VRMS के बराबर होता है, और VRMS कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने ये बात की थी √T वाला। तो भाई कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने ये सारी बातें कर ली। अच्छा, ये भी बात सही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने एक चीज फिक्स की तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगी। सर हम प्रेशर फिक्स करना चाहते हैं तो प्रेशर फिक्स कर लो भाई। सर वो कैसे करेंगे? लेकिन अब ये भी बताऊं, पिस्टन लगा दो, पिस्टन, ऐसे पिस्टन लगा देते हैं। अब आपने मान लो यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रख दिया था, है ना, एक ऐसे पिस्टन लगा के रख दिया था। अब अगर अंदर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन पीछे चला जाएगा। अगर अंदर में प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये पिस्टन क्या होगा? पीछे चला जाएगा। भाई वॉल्यूम इस बार फिक्स नहीं है क्योंकि पिस्टन पीछे आगे जा सकता है। अब अगर आपने यहाँ पे हीट दी, ये मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है, तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो, जब आप अंदर हीट दोगे तो मॉलिक्यूल जाके इसको, देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, पर ये नहीं फिक्स है, इसको हिट करेंगे तो ये प्रेशर को क्या करेगा? ये फ्री टू मूव होने की वजह से प्रेशर को फिक्स करके रखेगा। तो प्रेशर क्या होगा आपका? इस केस में फिक्स होगा।
पर जैसे ही आपने प्रेशर फिक्स किया वैसे ही वॉल्यूम बदलने लग गया। सर वो कैसे? फॉर्मूले से आ जाओ कि आपने प्रेशर नहीं फिक्स किया है, मान लो है ना, पर वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा। तो मान लो प्रेशर नहीं फिक्स किए हो, सोच लो, लेकिन ये पिस्टन लगा है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल जाएंगे तो ये इसको इधर की तरफ धक्का देंगे तो ये इधर की तरफ खुलेगा कि नहीं खुलेगा? वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। तो आपका प्रेशर तो फिक्स हो गया भाई बॉयज। तो प्रेशर फिक्स है ना यार भाई। पिस्टन लगा है अगर कहीं पे, अपने दिमाग में डाल दो, अगर कहीं पे पिस्टन लगा हुआ है तो प्रेशर फिक्स हो जाता है। कब? अगर पिस्टन मूवेबल है तो। पिस्टन को वहां पे आपने पकड़ के दबा के नहीं रखा हुआ है कि सर ये तो धक्का दे रहा है, हम इसे पकड़ के रखें, नहीं, लूजली अगर ये जा रहा है तो जाने दो। प्रेशर फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स अंदर से आप नहीं डाल रहे हो तो ये फिक्स है। आप खुद सोचो, जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसीलिए हम जब हीट देने की बात करेंगे, डेल्टा क्यू हीट देने की जब बात करेंगे तो वो दो केसेस में बात करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे और एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर दे रहे हो, अगर ध्यान से समझना, अगर आपने 1 मोल या n और डेल्टा टी ही कर दिया है और कांस्टेंट वॉल्यूम करके रखा है, तो जो आपका C था इस केस में आपका C V बन जाता है। और यहाँ पे अगर प्रेशर फिक्स है तो जो आपका C था वो आपका CV बन जाता है। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा Q का वो हो जाएगा NCV डेल्टा T, और बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? NCP डेल्टा T। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले बता रहा हूँ, ये मिटा ही देता हूँ वरना ऊपर वाला आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के दो टाइप्स के। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको दोनों ही बता दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कब होगा? जब वॉल्यूम फिक्स करके रखोगे तो C को आप CV लिख दोगे, फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर आप ध्यान से देखो तो CV बराबर आपका हो जाएगा कितना? डेल्टा Q बराबर बटे N डेल्टा T, और यहाँ पे CP बराबर हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T। ये चीजें हो जाती हैं। क्या है आपको ये बात समझ आई कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट ये क्या है? ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट जिसे हम लोग C से लिखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और अगर इस बार इसको छोटा सा करके लिखे तो ये क्या है? C एट, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, वो मार्क आता है, तो ये यहाँ पे लिखता हूँ C एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये सब बातें क्लियर हुई? क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ भाई, ये कि आपने ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, नो डाउट, हमने भी पढ़ी थी और हमने भी पढ़ाया हुआ था। तो अभी आपके पास मौका है सर किस बात का? कि भाई आपको 11th तो पढ़नी है, आप 12th में जाके थर्मोडायनेमिक्स की प्रिपरेशन करोगी, आप अगेन केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे फिजिक्स वाले के साथ रिवाइज कर सकते हो। चीज़ें सेम चलने वाली हैं, कहीं पे हम कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़ाएंगे सवालों के माध्यम से और वहाँ पे कुछ चीज़ें कम रहेंगी। हम कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाते, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। वो जो वहाँ पे हेस एनर्जी वगैरह कुछ तो आता था, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल, हम वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। यहाँ पे हम अपना वहाँ तक जाने के पहले ही अपने पाँव पीछे खींच लेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे भी सुनी होंगी। वहाँ पे एक टर्म और आता है कि CP और CV में कौन सा ग्रेटर होता है। आपने वहाँ पे एक रिलेशन भी पढ़ा था कि CP माइनस CV बराबर R होता है। तो अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो मेरे बताने के बाद तो वो समझ ही गया होगा कि CP और CV में कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। अगला जो टॉपिक है वो अपने पास वही है कि विच इज़ ग्रेटर, CP और CV, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं। हो गया नोट? चलिए अब मैं यहीं पे आपको चीज़ें समझा देता हूँ। एक यहीं पे हेडिंग लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। CV CP याद रखिएगा अगर नहीं याद है तो, और अगर पता है तो भाई बहुत बढ़िया। मैं यहीं पे आपको चीज़ें समझा देता हूँ, लिखाने की उतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं।
एक आता है सवाल वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये सवाल आता है। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे साथ जरा रिपीट करो, चलो जल्दी रिपीट करो। Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये नाम याद रखना, भूल जाते हो है ना, बहुत दिक्कत होती है समझाने में तुम लोगों को। तो C बराबर Cv, C बराबर Cp, ये मत समझना सर यहाँ पे C बराबर Cv कैसे हो गया, यहाँ पे C बराबर Cp सब समझा चुका हूं। अब ध्यान से समझना भाई, इस केस में जो आप हीट दे रहे हो, ध्यान से समझना आप। चलिए यहां पे समझाता हूं कि Cv Cp क्यों ज्यादा होता है। Cp क्या है? Cp आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है, कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता था कि सर एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हम हीट देते हैं वही क्या कहलाती है? मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 मोल गैस ले लूं और इसका टेम्परेचर मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम बढ़ा दो 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं ये कर सकता हूं? कर ही सकते हो सर, क्या ही दिक्कत है। अब ध्यान से समझना, मैं इसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, मटेरियल सेम है। मैंने वही गैस यहाँ पे डाली और बोला कि भाई 1 मोल यहाँ पे डाली और इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अब मुझे खुद बताओ किसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। देखो Cp क्या है, यहाँ पे जो आप हीट दोगे इस केस में वो आपका हो जाएगा Cv, और यहाँ पे जो आप हीट दोगे वो हो जाएगा Cp। बस हीट ही तो है। हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज Cp। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप खुद सोचो, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा आपके दिमाग के जो चक्षु हैं वो खोलता हूं। भाई यहां पे जो आप हीट दोगे वो 2 जगह बटेगी। कौन सी 2 जगह? भाई पहला तो वो मॉलिक्यूल के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, है ना, पहली चीज। दूसरा वो जो टेम्परेचर बढ़ा रही है उसकी वजह से यहां पे वो उस जो आप हीट दे रहे हो उसकी वजह से काम भी तो हो रहा है, समझे? जो आप ये Cp दे रहे हो वो 2 जगह बट रही है। देखो Cp आपका यहाँ पे ध्यान सुनना, आपका ध्यान 2 जगह बटा हुआ है। Cp जो है वो 2 जगह बट रही है। पहला तो क्या कर रही है, जो काम के लिए आप दे रहे हो वो कि भाई टेम्परेचर को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। पर दूसरा वो क्या करा जा रहा है उससे, भाई वो वर्क किया जा रहा है। और आप कहाँ करना चाहते थे कि वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाए, पर भाई साथ में वर्क भी कर रहा है। अरे जैसे आप हो यार, आपको मान लो, ध्यान सुनना, आपको मान लो मैंने सवाल करने के लिए दिए, ठीक, आपके 2 दोस्त हैं, आप दोनों दोस्तों को हमने सवाल करने के लिए दिए, ठीक, आप सवाल करने के लिए मान भी गए। पहले वाले को हमने कंडीशन लगा दी कि बेटा तुम जब सवाल करना तो पापा के बैठा के करना, मतलब पापा के क्या बोलते उसको, निगरानी में करना, वर्ड नहीं याद आ रहा था, पापा की निगरानी में करना। और इसके पापा बड़े खूंखार, भाई पढ़ाई नहीं करोगे पीट देंगे, सबके होते हैं भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो पीटे जाओगे। ये बोला भाई तुम जब मर्जी तब कर लेना। इनको हमने पापा के उनके पहले बता दिया है कि ईमानदार है बच्चा, गया पापा को बोला पापा हमारे सर ने ऐसा कहा है, हमको होमवर्क करवाना है, करवा दीजिए। ये बैठा था। अब इसको खुली छूट है, फ्री है भाई, ये सवाल कर रहा है, बैठ के फोन भी चला ले रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देख ले रहा है, सवाल भी कर रहा है, तीनों चीजें एक साथ कर रहा है। अब बताओ कौन सा वाला बालक सवाल को जल्दी कर लेगा? ये वाला बालक, ये वाला तो लेट करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो 2 जगह बटा हुआ है, एक तो पढ़ाई में बटा हुआ है जो कि करना था, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन में बटा हुआ है। पर यहां वाला बालक जो है उसका जो दिमाग है, जो आप Cp दे रहे हो, जो उसका दिमाग है वो सिर्फ एक जगह बटा हुआ है जो कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए है। तो अब ये सी बात है, ये वैल्यू कम होगी और वो वैल्यू ज्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो Cp है, जो आप Cp मतलब हीट दे रहे हो, ये क्या है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या कर रही है भाई, ये 2 काम कर रहा है। पहला तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है और दूसरा वर्क कर रहा है, यानी पिस्टन को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। पर जो Cv है, पर जो आपका Cv है, ये फिगर मैं मिटा दे रहा हूं, मन करे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको, बनाओ ना कि कैसे भी। बाकी अंग्रेजी तो आपकी वैसे ही स्ट्रांग है, आप कर ले जाओगे। अगर हम बात करें Cv की, तो Cv में भाई ये क्या है, हीट गिवन
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस केस में क्या है कि जो भी आप हीट दे रहे हो भाई वो तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रही है, और दैट्स वाई, यही रीजन है, दैट्स वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, कि भाई एक मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको सी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट देनी पड़ेगी और एट कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक, समझ आ गया? आई होप सो, क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें और बारे में बात करते हैं कि भाई इसके बीच में रिलेशन क्या है। देखो बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा, हालांकि ये चीज़ें दोबारा आएंगी जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। याद रख करके रखिएगा, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, Cp और Cv में रिलेशन क्या होता है ये आप याद करके रखिएगा कि Cp माइनस Cv बराबर R होता है, ये माइनस है, ठीक है, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। डेरिवेशन कहाँ मिलेगा आपका? डेरिवेशन आपको मिलेगा इन थर्मोडायनेमिक्स, डेरिवेशन आपको कहाँ मिलेगा? इन थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक, क्लियर हो गया कि Cp बड़ा क्यों होता है Cv से? ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। इतनी चीजें आप नोट कर लो, और हाँ अपने शब्दों में कुछ चीजें लिख भी लीजिएगा। हमारे ही भरोसे मत रहिए कि सर आपने लिखा है, नहीं तो हमने लिखा नहीं। 11वीं में पहुंचे हो, 12वीं में जाने वाले हो, 11वीं पास कर चुके हो, समझ लो। छोटे बच्चे नहीं रहे 6th 7th 8th या 9th 10th के कि आपको हर एक लाइन लिखाई जाए। भाई बड़े हो चुके हो, मेच्योर बनो। हर जगह तो मेच्योरिटी दिखाते हो कि हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे दिखाओ, अंग्रेजी में 2 शब्द लिख के दिखाओ। अगर आप खुद से लिखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन अगर आपने खुद से नहीं लिखा, खुद से शब्दों को नहीं बनाया, देन आपको जब एग्जाम के टाइम पे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आप रटोगे जाके आंसर्स को। तो वो चीज़ मत करिए प्लीज़, बाकी आपकी मर्जी है। आइए अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। जब अब देखो अपने यहाँ पे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, जब आप आगे पढ़ते हो तो भाई इसका डेरिवेशन आता है ना, अपने सिलेबस में नहीं है तो बच गए। सिर्फ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के माध्यम से हम आगे की चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? बोलता ये है, देखो भाई इक्वी पार्टीशन है ना, इक्वी पार्टीशन मतलब क्या होता है? बराबर से डिवाइड किए हो। तो बोल रहा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान से लिखिएगा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, कंट्रीब्यूट्स, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ kBt, कंट्रीब्यूट्स हाफ kBt, ब्रैकेट में कैसे लिखो, हाफ kBt टू दी टोटल एनर्जी, टू दी टोटल एनर्जी, कि भाई टोटल एनर्जी का ये हाफ kBt पार्ट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग रोटेशनल और ट्रांसलेशनल की ही बात कर रहे हैं, है ना। हाफ kBt एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी के रूप में फॉर्म करते हैं। आपको ये भी याद होगा कि हमने आपको बताया था कि भाई किसी भी गैस के लिए, ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूँ, आई होप आपको याद हो कि भाई ये गैस है अपने पास, और हम कौन सी गैस के बारे में बात कर रहे हैं? आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। आइडियल गैस के बीच में हमने क्या एजम्पशन माना था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? 0 होता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। और आपको एक चीज़ और बताया था कि भाई टोटल एनर्जी क्या होता है? वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आपसे कोई भी आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी की बात कर रहा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो आपसे सवाल में टोटल पूछ सकता है तो काइनेटिक पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने पिछले लेक्चर में ही बात किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर को आपको इसमें लिखना पड़ता है इन केल्विन। भाई केल्विन में लिखते हो, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते हो, केल्विन में लिखते हो। तो ये कभी 0 नहीं होता, तो टोटल एनर्जी भी कभी 0 नहीं होगी। और आपका टोटल एनर्जी भी किसका फंक्शन आएगा? टेम्परेचर का फंक्शन आएगा। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, प्रूव भी करेंगे इसको।
हमने काइनेटिक एनर्जी को कल की क्लास में प्रूफ किया था, हाफ VRMS का होल स्क्वायर था, और उसको हमने निकाला था कि VRMS आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अंडर रूट में होता है ना। अरे यार यही तो लिखाए थे कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। तो भाई V काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ MVRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, हाँ बोलो, तो आसानी तो है। क्या बोल रहा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ केबीटी टू द टोटल एनर्जी, ठीक है, टू दी टोटल एनर्जी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यानी क्या हम यहां से किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि गैस की इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी है, ठीक। कैसे निकालेंगे सर, और देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी गैस की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। यहीं से ये आप नोट कर लीजिए पहले, हाँ आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको नोट में और बता देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि देखो यहाँ पे जो हाफ केबीटी की बात हो रही है कंट्रीब्यूशन की, वो भाई सिर्फ रोटेशनल एनर्जी की बात हो रही है और ट्रांसलेशनल की बात हो रही है। अगर कहीं पे भी है तो नहीं अपने सिलेबस में, पर अगर कहीं पे भी वाइब्रेशनल की बात होने लगे तो भाई वाइब्रेशनल एनर्जी केबीटी कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो हम लोग इसकी बात ही नहीं करते, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कैसे, हाउ। तो भाई गैसेस के अंदर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हो, इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वही तो उसकी एनर्जी कहलाएगी, बोलिए भाई। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। एक गैस की इंटरनल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई गैसेस के अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल हैं, अगर मैंने क्या सबकी एनर्जी निकाल ली और उसको जोड़ ली, तो क्या वो मुझे टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी नहीं बता देगा। दिमाग लगाओ कि मैं जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर सबकी एनर्जी को जोड़ लूं तो मुझे मॉलिक्यूल या गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग कुछ चीज़ें मान रहे हैं। मान लेते हैं कि पहले तो जैसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, तो हम लोग ये मानेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होता है, वो मान लेंगे F होगा, स्मॉल f से उसको लिखते हैं, ठीक। अब आपको ये पता है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम या एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा समझ लीजिएगा, है ना, कि ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो कितना होगा, हाफ KBT होगा, ठीक। हमने भी मान लिया कि भाई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ KBT देगा। एक मॉलिक्यूल के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F। तो भाई एनर्जी कंट्रीब्यूट बाई या एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा F/2 KBT। अरे बोलिए यहां तक आपको बात समझ आई कि भाई एक मॉलिक्यूल की, ध्यान सुना फिर से देखो, एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है, और हमने पढ़ा कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी देता है, हाफ KBT। तो F कितनी एनर्जी देगा, F टाइम्स ऑफ हाफ KBT, और F टाइम्स ऑफ हाफ KBT है किसकी एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि ऐसे ही करते करते अपने पास एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल्स, या आप जिसे एक मोल भी बोलते हो ना, जैसे Na एक नंबर है, अवोगाद्रो नंबर। अगर आपके पास 12 पेंसिल आ जाए तो आप बोलते हो 1 दर्जन पेंसिल मेरे पास है। अगर आपके पास 100 चीजें आ जाए तो बोलते हो मेरे पास 100, एक सैकड़ा बोलते हैं ना शायद, सेंचुरी,
सैकड़ा, जो भी बोलते हैं सैकड़ा चीज है, सैकड़ा पेंसिल है, यही बोलते हैं ना, जो भी है, मतलब बैठ नहीं रहा है, ठीक है। मतलब एन, अगर आपके पास कोई चीज आ गई, जैसे ऐसे ही इसी एनालॉजी से अगर हम बात करें, आपके पास एन चीज आ गई, एन मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर की चीज आ गई, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास हाँ 1 मोल चीज है। जैसे आज से आप सभी लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य बना लीजिए कि भाई मुझे अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कमाना है, सिर्फ 1 मोल पैसे कमाने, सिर्फ 1 मोल बस कमा के बस मम्मी से आज जाके आप लोग बोलिएगा, मम्मी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, सिर्फ 1 मोल रुपए कमाने की इच्छा है, मुझे मोलपति बनना है। सब लोग रोडपति, करोड़पति, लखपति, अरबपति बनते हैं, मेरे को मोलपति बनना है। एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो F/2 ये 1 मॉलिक्यूल की है, Na Kb × T। अब इसको ब्रैकेट में रखने का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि Na × Kb क्या होता है। Kb क्या होता है कि गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल, और अगर Na से मल्टीप्लाई कर दो तो गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल। तो Na × Kb क्या होता है? गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, यानी R के बराबर हो जाता है। तो यहां पे लिखोगे एनर्जी ऑफ 1 मोल, देखो 1 मोल ही तो है, 1 मोल, इसे बोलेंगे 1 मोल, है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स, वो कितना हो जाएगा? F/2, और ये तो R हो गया RT। अब अगर आपके पास ऐसे करते करते N मोल हो गए होते तो एनर्जी ऑफ N मोल मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? NFRT/2। आपने तो बता दिया कि अगर आपके पास, मैं आपसे बोलूं, सब कुछ तो पता है कि आपके पास एक गैस है, गैस आपकी हीलियम है, और उसको मैंने आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दिया हुआ है, तो बताओ मॉलिक्यूल या उस गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, डिग्री ऑफ एटम आपको पता ही है, हीलियम है तो आपका मोनोएटॉमिक है, R सबको पता है 8.314 जूल होता है, और T मतलब 8.314 जूल आप निकाल लेना आगे, और T आपको मैंने खुद बताया है केल्विन में रखना। फिर से बोल रहा हूँ कि भाई जब आप इस सवाल को करना तो आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है, यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। तो आपको क्या किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं मिल जाएगी? बताइए, ये तो है एनर्जी ऑफ N मोल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी एनर्जी को जोड़ लो और आपको उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिल जाएगी। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक्चुअल में क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला है। आप एक बार इस सीक्वेंस को दोबारा से देखिएगा, एनर्जी ऑफ, क्या बोल रहा था, हाँ इंटरनल एनर्जी यार, इंटरनल ऑफ बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, जिसे हम लोग U से लिखते हैं इंटरनल एनर्जी को, वो आपको क्या आ रहा है? NFRT/2। ठीक, क्लियर है बात? इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आपको ये चीज समझ आ गई। अब इसी के आगे हम लोग धीरे धीरे और बातें करते हैं। ये चीज नोट कर लिया, ठीक है? आपको एक फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद करने वाला चीज है ये। मैं आपको बोल रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिन्हें आपको डब्बे में बंद करना ही है। नहीं करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो कितनी चीजें जुड़ रही हैं, ये मैंने पढ़ाया, ये पढ़ाया, फिर ये जुड़ के ये डेरिवेशन हो गया, और ये डेरिवेशन ही है। चलो मिटाते हैं इसको भी मिटा के आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, फिर आपको जो चीजें बतानी है। अभी हमने इंटरनल एनर्जी की बात की, क्या किसकी बात की? इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या आई? इंटरनल एनर्जी U बराबर आपका आ रहा है NFRT/2। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका इंटरनल एनर्जी U जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, जो कि मैंने बोला था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो घट भी जाएगी, मतलब घट भी सकती नहीं, घटेगी ही। तो अगर वही बोले कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा। ठीक, क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ध्यान से देखो यहाँ पे। अब अगली समस्या कि अगर मान लो कहीं पे टेम्परेचर का ही चेंज हो गया तो क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ देयर इज, हमें तो चेंज इन टेम्परेचर ही करना है, इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर,
अगर कहीं पे टेम्परेचर का चेंज हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का चेंज कितना है, डेल्टा यू है, तो आपका पोटेंशियल आपका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, जो कि आपका डेल्टा यू होगा, और वो बराबर होगा NFR डेल्टा टी बाई 2। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर चेंज को डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, पीछे नहीं रख सकते थे, नहीं, यहां आप रख सकते हो आप डिग्री सेल्सियस में। क्यों? क्योंकि यहां पे चेंज है, क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक, चेंज इन टेम्परेचर ही है। अभी आपको पिछले ही लेक्चर में एक चीज बताई गई थी, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्म, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्म अगर बोलते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर चेंज 0 होता है, और अगर वो चीज़ 0 है तो भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। ये आगे चल के अपने लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है। 1 स्टार से काम नहीं चलेगा भाई, 2-3 दे देते हैं, कम से कम 5 स्टार तो देंगे ही, यहाँ पे देते हैं, ठीक। ये आपका 5 स्टार वाला है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि भाई चेंजिंग इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा, आपने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है सबको हम जोड़ भी सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जोड़ सकते हैं, और जोड़ के आपको हम चीज़ें और अच्छे से बता भी सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, आपने दोनों ही पढ़ा था, याद आया कि नहीं आया? देखिएगा ध्यान से, वो आपने पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था, पर उसका यहां क्या काम है, वही तो दिखाना है कि उसका यहां क्या काम है। आपने पढ़ा था, इसे आप इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा था सीवी की बात, कि भाई अगर अपने पास कोई एक गैस है और हमने वॉल्यूम को फिक्स करके रखा हुआ है, तो जो भी हीट देंगे वो कहीं ना कहीं आपका डेल्टा क्यू, वो आपका इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अगर वॉल्यूम फिक्स किएंगे तो जो भी आप हीट दोगे वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, यानी कुल मिला के वो क्या करेगा, जो आप डेल्टा क्यू दे रहे हो वो टेम्परेचर को चेंज करेगा। मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर को चेंज करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, फिर से मेरे वर्ड को सुनना। वॉल्यूम फिक्स है, जो हीट दोगे क्या वो टेम्परेचर को चेंज करेगी, हाँ कि ना? बोलो भाई हाँ। तो आप टेम्परेचर को चेंज करने में कितनी हीट दे रहे हो? अगर मान लो ये n मोल था और आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया डेल्टा टी, तो आपने कितनी हीट दी? तो गिवन हीट जो है आपकी बराबर हो गई डेल्टा क्यू के, और डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा NCV डेल्टा टी। अब आप मुझे बताना ना कि ये जो हीट है इसी ने टेम्परेचर चेंज किया, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या मॉलिक्यूल या गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी? हाँ सर बात तो सही है। और जो भी हीट दे रहे हो वो मॉलिक्यूल की सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही जो हीट है वो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। यानी आप लिख सकते हो दिस हीट चेंजेस दी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। भाई आपने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हीट आपका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुआ, और इंटरनल एनर्जी में चेंज किया किसने? यही हीट ने तो किया। ओ समझ आया? यानी डेल्टा यू बराबर आप क्या पढ़े थे अभी? NFR डेल्टा टी बाई 2 पढ़े थे। इसी को आप लिख सकते हो NCV डेल्टा टी। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर कहीं पे भी आपसे इंटरनल एनर्जी निकालने को बोला तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ा NF ये, और एक आपने पढ़ा U बराबर NCV डेल्टा टी। अब देखो गलती क्या करते हो, अगर यहीं पे कांस्टेंट प्रेशर आता तो यहां पे आप NCP डेल्टा टी नहीं लिख सकते। ध्यान सुनना, डेल्टा U बराबर NCP डेल्टा टी नहीं लिख सकते हो। सर ये क्या बात हुई?
क्योंकि NCP डेल्टा T जब आप लिखोगे तब आप ये बोल दे रहे हो कि मैं जो हीट दे रहा हूं वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहा हूं, और जो आप हीट देते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, ध्यान से सुनना, ये नहीं लिख सकते। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्यों क्यों नहीं लिख सकते सर, क्यों? रीजन बीइंग दैट कि ये जो हीट आप दे रहे हो, ये वाली हीट क्या है, हीट गिवन है, ये हीट गिवन ही तो है यार, हीट गिवन। NCP डेल्टा T क्या, हीट गिवन का फॉर्मूला ही है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट देते हो वो दो जगह पे काम आती है, पहला तो टेम्परेचर चेंज करेगी, दूसरा काम करेगी, यानी हीट गिवन कभी भी डेल्टा यू के बराबर नहीं होगा। हाँ बात सही है। अब खुद समझो ना कि यहाँ पे जो आप हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो वो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर है, वो दो जगह जाएगी, पहला तो वो इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करेगी, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, और दूसरा वो काम में भी आती है, दोनों ही चीजें आती हैं। ठीक, समझ आई बात? तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर है और वो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर रही, ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, अभी तो बढ़ाए थे, ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, ये क्या और कर रहा है, ये पिस्टन को मूव भी करा रहा है, ये पिस्टन को मूव भी करा रहा है, दोनों जगह काम हो रहा है। इसलिए आप नहीं बोल सकते, यहां पे हम बोल सकते हैं, हाँ यहां पे आप बोल सकते हो कि आप जितनी भी हीट दे रहे हो सारा का सारा टेम्परेचर चेंज में जा रहा है, यानी मॉलिक्यूल के पास जा रहा है, और मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और होगा, वो बात अलग है। जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने दो फॉर्मूले पढ़े। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा आ रहा होगा, सर दोनों को बराबर कर सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, NCV डेल्टा T बराबर NFR डेल्टा T बाई 2। आप बोलोगे सर ये से ये कैंसिल, सर ये से ये कैंसिल, मेरा बोला ठीक। तो सर CV बराबर हमें मिल रहा है FR बाई 2। बात तो ये भी सही है। CV क्या है, FR बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला आपको मिल गया। सर बराबर नहीं करना था, अब कर दिया तो भुगतो। एक फॉर्मूला तुमको और मिल गया, CV का फॉर्मूला मिल गया। CV का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं FR बाई 2 से। अब CV पता तो CP तो पता ही चल जाएगा यार, खुद देखो सब समरी आपके सामने है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये भी आपके सामने है। आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा, और जाके लेक्चर को रिवाइज भी कर लीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। और अगर वीडियो बंद हो गया तो मैं परेशान हो जाऊंगा। बंद नहीं हुआ है, बचा हुआ है। चलो इधर ध्यान दो, हम आपको और चीज बताने वाले हैं। अब आपने जो पढ़ा था ना एक रिलेशन, CP माइनस CV बराबर होता है R। अब CP बराबर क्या हो जाएगा, CV प्लस R। CV की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखो तो CP बराबर हो जाएगा FR बाई 2 प्लस R। ये तो होगा ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। एक चीज आता है गामा। क्या होता है एक चीज होता है गामा। गामा क्या होता है, गामा होता है CP अपॉन CV। ये भी होता है, एक नया टर्म है, गामा होता है CP अपॉन CV। आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब आप यहां से किसी भी एक गैस का, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो डाई एटॉमिक हो, चाहे वो ट्राई एटॉमिक हो, उसका आप CP निकाल सकते हो, CV निकाल सकते हो, गामा निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना, पक्का? अब चलो देखते हैं निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, देखते हैं। मैं आपको मोनो और डाया का बता देता हूं, अब ट्राया का निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता तो सब पता। देखिए भाई, अगर हम बात करें फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये आप चार्ट भी बना के लिख सकते हो, है ना। एक बार रिजल्ट आ गया तो आप इनका चार्ट बना के लिख लीजिएगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करें, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए बात करें, क्योंकि एक ही गैस तो नहीं है मोनो एटॉमिक ना। क्या लिख सकते हो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपने पढ़ा था F बराबर होता है 3, तो CV बराबर क्या हो जाएगा 3R बाई 2।
और अगर Cp की बात करें तो वो हो जाएगा 3r/2 प्लस r, सॉल्व करोगे तो आएगा 5r/2। और अगर गामा की बात करें तो वो हो जाएगा Cp/Cv, सॉल्व करोगे तो आएगा 5r/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 3r, r से r कैंसिल होगा तो वो आएगा 1.5। ये मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए है, ठीक, ओके। और कुछ तो नहीं बचा ना, निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, 5 वो भी निकाल दिए, है ना, सब कुछ तो निकाल दिए होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो भाई वहाँ से स्टार्ट मत करना, आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो ही थर्मोडायनेमिक्स समझ आएगा। अगर नहीं भाई समझ आया, नहीं आपको ये चीज़ समझ है तो दोबारा देखो, रिपीट करो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, अगर आपने ये नहीं पढ़ा, ये अच्छे से नहीं सीखा तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत परेशान करेगा, आप वहाँ पे इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट होगे। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने आपको सवाल ज़्यादा नहीं करा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से और थर्मो से मिला के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वहाँ पे हम इसके सवाल को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।